गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें को एक्सप्लेन करेंगे। तुम लोग देख सकते हो कि स्क्रीन पे हेडिंग ऑलरेडी लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय क्वांटम थ्योरी। एक्चुअली मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पहला एक वीडियो बनाया था, उसके बाद मैंने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बोला, और अभी मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का लेक्चर नंबर 2 बना रहा हूँ कि without knowing, without having any concept of Planck's quantum theory, you can't explain photoelectric effect in the light of quantum theory. That is the thing which we have to keep in mind. तो अभी बात है कि अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हम सभी को पता चल गया कि कोई भी बॉडी जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एमिट करता है, तो कंटिन्यूअस प्रोसेस से नहीं करता है, पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में करता है, जिसको हम कहते हैं वन क्वांटा। और वन क्वांटा को हम लोग इन टर्म्स ऑफ लाइट इसको कहते हैं वन क्वांटा इज कॉल्ड द फोटोन, और ईच फोटोन का एनर्जी होता है एच न्यू। दैट इज द थिंग एवरीबॉडी वी नो, वेयर एच इज द प्लैंक कांस्टेंट। मेरा लास्ट वीडियो में है, मैं जस्ट समराइज कर रहा हूँ। वेयर एच इज द प्लैंक कांस्टेंट 6.627 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, जिसका वैल्यू है, और न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ये सिंपल सा बात है। ये इक्वेशन कहाँ से डिराइव हुआ ना, प्लैंक्स ने बताया कि एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन का जो एनर्जी होता है वो फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ई प्रोपोर्शनल टू न्यू। सो प्रोपोर्शनलिटी साइन उठाने के लिए वी आर एडिंग एच इंटू न्यू, वेयर एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, सो यू कैन राइट ई इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक है, तो अभी बात है कि क्वांटम थ्योरी के जरिए हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये चीज़ किया था आइंस्टाइन ने। मैं पहले इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक इक्वेशन मेंशन करूंगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इक्वेशन मेंशन करने से पूरा चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगा। सपोज आई एम राइटिंग एनर्जी ऑफ ए स्ट्राइकिंग फोटोन। ठीक है, किसी मेटल सरफेस या किसी सरफेस के ऊपर फोटोन जो स्ट्राइक कर रहा है, उस स्ट्राइकिंग फोटोन का एनर्जी इज इक्वल्स टू बाइंडिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या होता है ना, जो फोटोन स्ट्राइक हो रहा है उसका दो पार्ट है, एक बाइंडिंग एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के हिसाब से ये काम पे आता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब कोई मेटल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट लाइट आके गिरता है, सपोज ये एक मेटल सरफेस है, ठीक है, ये मेटल सरफेस है, दिस इज ए मेटल सरफेस। ठीक है, तो इसके अंदर ये एक न्यूक्लियस है और ये एक इलेक्ट्रॉन है मेटल सरफेस के अंदर। तो लाइट एनर्जी आके इसके ऊपर गिरता है, दिस इज ए लाइट। ओके, तो लाइट एनर्जी आके गिरता है, इसका एक वैल्यू है एच इंटू न्यू, सबको पता है। ये इंसिडेंट रेडिएशन, जिसको हम लाइट बता रहे, वैल्यू है एच न्यू, एनर्जी वैल्यू, जो मेटल सरफेस का जो इलेक्ट्रॉन को मैंने दिखाया। एंड दिस इज सिंपली, दिस वन इज मेटल सरफेस। ओके, तो क्या होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस के साथ बाइंडिंग एनर्जी के जरिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ अटैच्ड है विद द हेल्प ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। मैंने इंसिडेंट रेडिएशन डाला, वो इंसिडेंट रेडिएशन का वैल्यू अगर एच न्यू है, तो वो एक्चुअली पहले बाइंडिंग, उस एनर्जी का एक पार्ट बाइंडिंग एनर्जी होता है, जिसके जरिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से निकाल के आता है, और मतलब मेटल सरफेस से निकाल के आता है। मेटल सरफेस से निकलने के बाद उसको क्या मिलता है ना, एक एक्सीलरेशन मिलता है, जिसको हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी।
मतलब इंसिडेंट रेडिएशन के अंदर जो एनर्जी है उसका एक पार्ट इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकालने के काम पे आता है, जिसको हम बाइंडिंग एनर्जी बता रहे हैं, और बाकी जो पार्ट वो उस इलेक्ट्रॉन को एक मोशन देता है, एक्सेलरेशन देता है, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी। तो इसको हम ऐसे करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज ये एक एरो से मैंने रिप्रेजेंट किया, तो मेटल सरफेस कितना है, मेटल सरफेस इस रीजियन है, ये जो मैंने जिसको एरो करके दिखा रहा हूं ये रीजियन है। तो दैट इज एक्चुअली जिस एनर्जी के जरिए हम लोग इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से निकालते हैं, जो मिनिमम एनर्जी चाहिए जिसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है, ठीक है, उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन। एंड दिस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय W0 इसका कुछ वैल्यू ऐसा होता है h न्यू जीरो, तब फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो होता है, यही न्यू जीरो को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब यही मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए इस मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। और बाकी जो पार्ट है, सपोज दिस वन इज सिंपली, ये जो एरो में बता रहा हूं, दिस वन इज सपोज सिंपली इलेक्ट्रॉन, ओके, दिस इज इलेक्ट्रॉन। तो इसके जरिए हम बता सकते हैं कि हाफ mv² इक्वल्स टू h न्यू माइनस h न्यू जीरो। तो ये फॉर्मूला कैसे आया इसी को मैं अभी दिखाऊंगा। हाफ mv² एवरीबडी वी नो दिस इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इसको मैं डिराइव करके दिखाता हूं तुमको। सपोज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन और बाइंडिंग एनर्जी का सम अप, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन एंड बाइंडिंग एनर्जी का सम अप होता है एनर्जी ऑफ द स्ट्राइकिंग फोटोन, ठीक है। तो स्ट्राइकिंग फोटोन का एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन कितना है, h न्यू है, ठीक है। के ई कितना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन हाफ mv² है, ठीक है। और जो मिनिमम एनर्जी चाहिए जिसको हम कहते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी, उसको हम पकड़ लेते हैं कि उसका वैल्यू है, बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू लगभग 1 से, मुझे पता नहीं कितना है, 1 से। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वी कैन राइट h न्यू इक्वल्स टू x प्लस हाफ mv², सबको पता है हाफ mv²। अभी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से निकालने के लिए, वो अगर न्यू जीरो, तो देन थ्रेशोल्ड एनर्जी जिसको हम x बताया, दैट इक्वल्स टू h न्यू जीरो, दैट इज वेरी सिंपल। तो दिस इज इक्वेशन 1, मान के चलो कि ये इक्वेशन 1 है। तो नाउ वी कैन राइट इट कि मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव हम क्या बता सकते हैं, h न्यू इज इक्वल्स टू h न्यू जीरो प्लस हाफ mv², h न्यू इज इक्वल्स टू h न्यू जीरो प्लस हाफ mv², और काइनेटिक एनर्जी दैट मीन्स हाफ mv² इज इक्वल्स टू, यू कैन से h न्यू माइनस h न्यू जीरो। ये आराम से हम बता सकते बाय सिंपल अलजेब्रा, हाफ mv² इक्वल्स टू h न्यू माइनस h न्यू जीरो। इधर मैंने इसी को बताया था, क्लियर। इधर मैंने क्या किया ना, मैंने इसी को बताया था हाफ mv² इक्वल्स टू h न्यू माइनस h न्यू जीरो। तो चलो नेक्स्ट लाइन में इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कैसा होगा। सो नाउ वी कैन से कि अभी इसको सिंप्लीफाई करके हम बता सकते हैं कि हाफ mv² इक्वल्स टू h इंटू न्यू माइनस न्यू जीरो, ओके। h, व्हाट इज h? h इज द प्लैंक कांस्टेंट, एवरीबॉडी वी नो h क्या है, h प्लैंक कांस्टेंट है। तो इसके जरिए हम लोग क्या कहते हैं ना, इसके जरिए हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो h न्यू जीरो का मतलब क्या हुआ, दिस इज एक्चुअली थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। और इसका एक नाम है, इसको कहते हैं वर्क फंक्शन।
मतलब जिस एनर्जी में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अटैच रहता है उसको कहते हैं वर्क फंक्शन रिप्रेजेंटेड बाय W0। याद रखना, जिस एनर्जी में ये न्यू जीरो अटैच्ड है उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी और उसको कहते हैं वर्क फंक्शन डिनोटेड बाय W0। दिस इज द थिंग विच वी हैव टू रिमेंबर। याद रखना कि W0 जो है वर्क फंक्शन, इट is a characteristics of a particular metal. W0 is a property of a particular metal. Is it clear? Particular metal. ये मैं क्यों बता रहा हूं, दिस थिंग मैं क्यों बता रहा हूं? एक्चुअली मेटल टू मेटल क्या होता है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वैरी करता है। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वैरी करता है तो H0 वैरी हो जाएगा, इमीडिएटली W0 भी वैरी होता है। तो इसीलिए मैंने बोला कि W0 चेंज होता है। जैसा अगर मैं 2-4 एग्जाम्पल बताऊंगा, लिथियम का W0 वैल्यू जो है वो कुछ ऐसा है 2.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सोडियम का W0 वैल्यू कुछ ऐसा है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, पोटाशियम का W0 वैल्यू ऐसा है 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? ऐसा बहुत सारा है। मैंने 2-4 इसलिए बताया कि टू शो द वेरिएशन ऑफ W0 विद द चेंजिंग विद द नेचर ऑफ द मेटल, एंड दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। अभी ये जो एक्सप्लेनेशन हुआ इससे हम कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे क्या क्या कंक्लूजन है। बहुत सिंपल सा कंक्लूजन है। अभी जो कंक्लूजन हम ड्रॉ कर रहे हैं इसमें क्या कर सकते हैं ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इंसिडेंट और इसका एक्सप्लेनेशन दोनों को एक साथ ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 में हम बताएंगे कि न्यू अगर लेस देन न्यू जीरो हो गया, ठीक है, मतलब इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, द इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन न्यू इज लेस देन न्यू जीरो, नो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड। नो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि जो इंसिडेंट लाइट आके मेटल सरफेस के ऊपर गिरता है उसका फ्रीक्वेंसी अगर मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो एक भी इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से निकालने वाला नहीं है। पॉइंट नंबर 1, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का लाइट एनर्जी को तुम जितना टाइम तक दे दो मेटल सरफेस के ऊपर, जितना टाइम तक दे दो, वो किसी भी तरह मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकाल नहीं पाएगा। दैट इज द थिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो न्यू लेस देन न्यू जीरो, नो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में हम बता रहे अगर न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो हुआ तो क्या होगा। एक्सेस एनर्जी जो है, एक्सेस एनर्जी जो है वो एक्सेस एनर्जी का वैल्यू कितना है, h न्यू माइनस h न्यू जीरो इज इम्पार्टेड टू द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन एज काइनेटिक एनर्जी। इज इम्पार्टेड मतलब वो काइनेटिक एनर्जी देता है, इम्पार्टेड टू द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, टू द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन एज काइनेटिक एनर्जी। मतलब सपोज जो इंसिडेंट रेडिएशन मेटल सरफेस के ऊपर गिरता है उसका फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो क्या होगा ना, उसका एक पार्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के काम पे आएगा, विच इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। और जो एक्सेस एनर्जी है h न्यू माइनस h न्यू जीरो, यही तो एक्सेस एनर्जी है। ये जो h न्यू जीरो है दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और ये जो h न्यू है ये इंसिडेंट रेडिएशन का एनर्जी है। तो एक्सेस एनर्जी उस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है जो मेटल सरफेस से निकल चुका है। दैट इज द पॉइंट विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, थर्ड पॉइंट में मैं बताऊंगा कि each photon can eject the electron. Each photon can eject the electron. Okay, हर एक फोटोन इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर सकता है। On the increasing the intensity of a light of a given frequency, the number of photons striking the surface is increased. इसका मतलब क्या हुआ ना, number of ejected electrons
proportional to the intensity of incident लाइट। मतलब इंसिडेंट लाइट का इंटेंसिटी जितना ज्यादा होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस वो भी ज्यादा होते जाएगा। मतलब सोचो कि मैं इंटेंसिटी को ज्यादा कर रहा हूं किसी सिस्टम के जरिए, तो उसका जो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होगा वो भी ज्यादा होगा। इंटेंसिटी अगर कम हुआ तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन भी कम हो जाएगा। दैट इज द थिंग विच वी हैव टू कीप इन माइंड। तो ये 3 कंक्लूजन हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कि इंसिडेंट रेडिएशन अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो गया तो देयर विल बी नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वट एवर द फ्रीक्वेंसी, वट एवर द टाइम ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन निकालता नहीं है। अगर इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो उसमें जो एक्सेस एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट करता है। ईच फोटोन जो हम रेडिएशन के जरिए डाल रहे हैं मेटल सरफेस के ऊपर, ईच फोटोन कैन इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, हर फोटोन से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। और मैंने बोला कि नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी जितना ज्यादा होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा निकालता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो याद रखना कि लास्ट 3 लेक्चर वीडियो देखने से तुमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का 2 वीडियो मैंने बनाया, तो वो देखना है एक साथ, और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी देखना है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय।